उस सुर्ख लाल जोड़े में सिर से पांव तक गहनों से लदी शर्म का दुसाला ओढ़े चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई थी। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। अभी भी उसके कानों में उसके नंदों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी, जो उसके कमरे में छोड़ने आते वक्त बोल रही थी। रह रहकर उसे अपनी सखियों की भी बहुत याद सता रही थी, जो मायके से चलते समय मजाक में कहा करती थी, अब तू तो पराई हो गई सुमन, कल से तेरी नई जिंदगी शुरुआत हो जाएगी, फिर अपने पति के आगे तू भला हम लोगों को क्यों याद करेगी। सुमन ने अपनी सखियों के मजाक पर उन्हें कोहनी मारते हुए दूर करती है और बोलती है, ऐसी बातें करोगी तो मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूंगी। उसकी सखियां हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा, हम तुमसे ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन ऐसे नाराज होकर मत जा सुमन, नहीं तो तेरा दूल्हा तुझे कहेगा कैसी दुल्हन है जो पहले ही दिन मुंह गिराए बैठी है। सुमन मुस्कुरा उठी, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं उसके अंदर अवनीश के लिए एक अलग सी जगह बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जो सबसे अलग थी और जिसमें अवनीश के अलावा और कोई नहीं था। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ मन में ही सुमन की धड़कनें भी तेज बढ़ती जा रही थी। किसी भी वक्त दरवाज़ा खोलकर अवनीश अंदर आ सकते हैं और यह कल्पना ही सुमन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय भरी थी, क्योंकि पिता का घर छोड़कर आने के बाद पति ही सबसे बड़ा सहारा होता है एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, और उसका साथ और सहयोग के बिना कभी संभव नहीं हो सकता। हालांकि शादी के बाद तो सभी को अपना पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आना ही होता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही होती है, लेकिन सुमन के लिए यह सब कुछ सोचने का कभी वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसकी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हो गई थी। दरअसल वह अपने एक परिवार की शादी में गई हुई थी, जहां उसकी सास निर्मला देवी ने उसे देखा और उसे अपने बेटे अविनाश के लिए पसंद कर लिया। वह लोग काफ़ी संपन्न परिवार के थे और यही वजह थी कि जब निर्मला देवी ने सुमन के माता पिता से अपने बेटे के लिए हाथ मांगा तो सुमन के माता पिता ना नहीं कह सके। फिर तो जल्दी से चट मंगनी और पट्ट ब्याह की रस्म निभाते हुए 20 दिनों के अंदर सुमन की शादी अविनाश के साथ हो गई। इस बीच ना कोई मिलना जुलना हुआ अविनाश के साथ और ना ही कोई बातचीत हुई। अविनाश को लेकर सुमन अपने मन में ही सपने पालती रही। वह कल्पनाओं में ही उसके चेहरे और तस्वीरें बनाया करती और सोचती कि यह ऐसा ही होगा। एक दिन उसकी भाभी ने मजाक मजाक में उसे अविनाश की फोटो दिखाई, जो उसकी सास निर्मला देवी ने उसके मायके में दी थी। पहले तो सुमन को पता ही नहीं था कि उसकी सास कोई फ़ोटो भिजवाई है, लेकिन चुपके से जब उसकी भाभी ने उसके तकिए के नीचे अविनाश की फ़ोटो रख दी तो वह अपने शर्म को छुपा ना सकी। पहले तो वह कुछ देर तक शर्माती रही और उसने अविनाश की फ़ोटो देखने से मना कर दिया, लेकिन जब उसकी भाभी अविनाश की फ़ोटो देखकर तरह तरह की कमियां निकालने लगी तो सुमन को बहुत बुरा लगा और उसने झटके से फ़ोटो हाथ में लेते हुए कहा, जरा मैं भी तो देखूं, क्या सच में कोई काला कलूटा लड़का मेरे लिए मम्मी पापा ने चुन लिया है। लेकिन अविनाश को देखते ही वह बिल्कुल मदहोश हो गई। इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आंखें और इतना सुंदर शारीरिक गठन, वह तो एक झटके में ही फिदा हो गई अविनाश पर। सुमन अपने ख्वाबों में खोई अविनाश के आने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे रात गहराती चली जा रही थी। कभी उसकी निगाहें घड़ी की तरफ जाती और कभी दरवाजे की तरफ। वो मन ही मन अविनाश के साथ नई जिंदगी की सुंदर सपने सजोती, मुस्कुराती और फिर उसके आने का इंतजार करने लगती। बैठे बैठे काफ़ी रात बीत गई। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसे समय का पता नहीं चला। अचानक उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई। उसने आश्चर्य भरी निगाहों से देखा तो कहती है, अरे 12 बज गए और अभी तक ये नहीं आए। शायद मेरी नंदी सही कह रही थी, लगता है आज इन्हें जल्दी फुर्सत ना मिलेगी। यह सोचती हुई वह मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि अपने कमरे में आते समय ही उसने अपनी नंदों के मुंह से सुना था कि भैया तो दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त हैं, आज भाभी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सुमन एक बार जम्हाई ली और फिर दरवाजे की तरफ देखा। बैठे बैठे कमर अकड़ गई और नींद भी आ रही थी। क्या करूं, उसने मन
मन ही मन सोचा, लाओ मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और लेटते ही दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। सुमन चौंक उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। लग रहा है अविनाश जी आ गए। अब यह सोचते ही मुस्कुराते हुए वह अपना घूंघट सही करके बैठ गई थी कि तभी उसकी सास निर्मला देवी की आवाज़ सुनाई दी उसके कानों में। बहू बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुमन चौंक उठी और धीरे से बोली, हाँ माँ जी, आती हूँ अभी, कहती हुई उसने अपने आप को और अपने कपड़ों को संभालते हुए दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने उसकी सास खड़ी थी। अपनी सास को देखते ही सुमन ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, जी माँ जी, चलो बेटा नहा लो, पूजा भी करनी है। पूजा? लेकिन इतनी रात में? वो आश्चर्य से चौंकती हुई बोली। उसकी सास निर्मला देवी ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नज़र नीचे करते हुए बोली, रात नहीं बेटा, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 बज गए? सुमन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, लेकिन वह इसके आगे कुछ ना बोल पाई। उसे बहुत शर्म सी महसूस हुई। आज इस नए घर में पहले ही दिन वो किसी और की जगाने से उठी, यह बात उसे अंदर तक शर्मिंदा करती चली जा रही थी। वो धीरे से सिर नीचे करती हुई बोली, आप चलिए माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसकी सास ने एक बार नज़र उठाकर उसके कमरे की तरफ देखा। उसके सुहाग का सेज वैसे का वैसा सजा हुआ। अचानक उसके मन में अजीब सी टीस उठी जो उसके अंदर तक दर्द देती हुई चली गई। उन्होंने फिर सुमन की तरफ देखा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सुमन की नज़रों से नज़र मिला सके। वो चुपचाप से नीचे करती हुई चली गई। सुमन दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आई। एक बार उसने अपने बेड की तरफ देखा तो क्या अविनाश रात में मेरे पास ही नहीं आए? लेकिन वो क्यों नहीं आए? उसने अपने मन में ये सवाल उठाती रही। उसके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते रहे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी धूमधाम से शादी करके उसे घर लाने के बाद अविनाश को क्या शिकायत हो गई कि उसके पास ही नहीं आए। अभी सुमन कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसके मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मैं सोई रह गई और अविनाश जी आए और मुझे सोता देखकर वापस चले गए। हाँ, यही हुआ होगा। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? एक अनजान से घर में मुझे अपने पति का इंतज़ार करना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा अविनाश को। कितने अरमान लेकर वह मेरे कमरे में आए होंगे और उनकी पत्नी उनकी तरफ से बेखबर होकर उन्हें सोती मिली होगी, इसलिए वह वापस चले गए होंगे। अविनाश की जगह कोई भी इंसान होता तो ऐसा ही करता। सारी गलती मेरी ही है, सुमन अपने आप को दोषी ठहराते हुए कहती है। लेकिन अविनाश ने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसके मन में आवाज़ आई थी। कैसे जगाती? तू भी सुमन बिल्कुल बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही है। ऐसे कैसे अविनाश तुझे जगा सकते हैं? वो तेरे लिए अनजान है, तू उनके लिए अनजान है। अभी हम दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हुई है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांट सकें। आज इस नए जीवन की नई शुरुआत थी। आज पहली बार तो मुझे और उन्हें एक दूसरे से बात करने का मौका मिला था और उसे मैंने अपनी बेवकूफ़ी से गंवा दिया। हाँ, ज़रूर यही हुआ होगा। वह मेरे कमरे में आए होंगे और मुझे सोता हुआ देखकर चुपचाप वापस चले गए होंगे। मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। शादी की पहली रात ही दुल्हन सोई है। क्या सोचा होगा उन्होंने अपने मन में कि ये कैसी पत्नी ब्याह कर लाया हूँ। इसे तो अपने पति की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नहीं अविनाश, अब मैं क्या करूँ? मुझसे गलती तो बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने अविनाश के अरमानों की कद्र नहीं की। अचानक ही सुमन के मन में अजीब सा कुछ हुआ। वो तर्क और वितर्क के सवालों में उलझती चली गई। कुछ देर तक अपने आप को दोषी मानते हुए आखिर में उसने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, मुझे अविनाश जी से माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, यही सही है, मैं अविनाश से माफ़ी मांगूंगी क्योंकि गलती तो मेरी ही है। अविनाश बेचारे सीधे साधे हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी जगह पर कोई भी दूसरा आदमी होता तो यही करता जो उन्होंने किया है। एक पराई लड़की जो उनके घर में बहू बनकर आई है, कैसे उनकी नीयत खराब कर देती। चलो कोई बात नहीं, आज पूजा के बाद
जब अविनाश मेरे कमरे में आएंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और यह सोचते हुए सुमन मुस्कुराते हुए अपना ब्रीफ केस खोलकर एक सुंदर सी साड़ी निकालने लगी। साड़ी लेने के बाद वह बाथरूम में चली गई और जब आधे घंटे बाद तैयार होकर वापस शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक बार अपने ही रूम पर खुद ही मोहित हो गई। अभी वह अपने बालों को सही कर रही थी कि तब तक उसकी ननद की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उसके दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे आवाज़ लगा रही थी। सुमन ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ दीदी, अंदर आ जाइए। उसकी ननद ने हल्के दरवाजे खोलकर कमरे में प्रवेश किया और उसे देखते ही बोली, वाह भाभी, आप कितनी जल्दी तैयार हो गई। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो बोली, ओह मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं। और यह कहते हुए उसने चाय की तरफ प्याली बढ़ाया। सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे दीदी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं आ ही रही थी। नहीं भाभी, माँ ने कहा है आप चाय पीकर आराम से आइए, अभी पंडित जी के आने में समय लगेगा। तभी उनकी ननद की नज़र उसके बेड की तरफ पड़ी और आश्चर्य भरी निगाहों से देखती ही रह गई। सुमन अपनी ननद को बेड की तरफ देखता हुआ पाकर संकोच से भर गई। वो समझ गई कि उसकी ननद क्या सोच रही थी। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ दीदी, क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं। अचानक से इस प्रश्न को सुनकर वह चौंक गई और फिर खुद को संभालते हुए अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी, यह बेड तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने रात में सजाकर छोड़ा था। क्या इस पर आप सोई नहीं थी। सुमन ने एक बार अपनी सुहाग की सेज की तरफ देखा और फिर नज़र नीचे करती हुई बोली, नहीं सोई थी, लेकिन अकेली क्यों भाभी, भैया कहाँ हैं। भैया आपको भैया मुझे नहीं पता है। आपके भैया मुझे नहीं पता है कहाँ हैं। मतलब क्या वो रात में आपके पास आए नहीं। नहीं, इसका क्या मतलब है। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। हो सकता हो वो आए हो, मैं नींद में थी, शायद इसलिए वो मुझे सोता देखकर वापस चले गए होंगे। उसकी ननद एक बार सुमन की तरफ देखा और फिर बिस्तर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं सोता देखकर चले गए होंगे या आए ही नहीं थे। मतलब। सुमन ने अपनी नंद की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। अचानक अपनी भाभी को अपनी तरफ से देखते हुए पाकर वो थोड़ी असहज हो गई और बोली, नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपको चिढ़ाने के लिए। और यह कहती हुई वह जल्दी से अपने कमरे में से निकल गई। हड़बड़ाहट से उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस गया। सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे दीदी, संभाल के चलिए, आप घबरा क्यों रही हैं मुझसे, मैं आपकी भाभी हूँ, आपको काटूंगी थोड़ी ना। और यह कहते हुए वो मुस्कुरा उठी। उसकी ननद बोली, और अगर काट लिया तो। और यह कहती हुई वो बाहर भाग गई। उसकी ननद के जाने के बाद भी सुमन मुस्कुराती ही रह गई। फिर थोड़ी देर बाद अपने बालों को सही करने के बाद उसने चाय पिया और फिर सिर पर पल्लू लेकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने अपनी सास को दिखाई दी, जो 3 औरतों के बीच में बैठी हुई थी, कुछ बातें कर रही थी। सुमन बाहर आते ही देखकर बोली, अरे बहू, यहीं आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। सुमन चुपचाप चलती हुई उनके पास आई। उनकी सास ने औरतों से उनका परिचय करवाया और बोली, बेटा, यह हमारे पड़ोसन हैं, इन्हें भी प्रणाम कर लो। सुमन ने सिर झुकाकर उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद दिया। सब ने बहुत ही प्यार दुलार से सुमन की स्वागत किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, वाह निर्मला देवी, तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है। निर्मला देवी गर्व से मुस्कुरा उठी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में भी एक दर्द छिपा था जिसे सुमन ने महसूस किया तो लेकिन समझ नहीं पाई। कुछ देर बाद पंडित जी आए और फिर पूजा की तैयारी शुरू हो गई। शायद उनकी सास ने कोई मन्नत मांग रखी थी जिससे बहू के हाथ ही हवन करवाना था। हवन के बाद फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मोहल्ले की सारी औरतें सुमन को देखती, उन्हें नेक देती और उनकी बलाएं देती। सुमन मन ही मन खुश होती चली जा रही थी, लेकिन उसकी निगाहें उस भीड़ में भी अविनाश को ही खोज रही थी, जो कि कल शादी के बाद उसे दिखाई नहीं दिया था। जब कुछ देर बाद घर में बाहरी लोग की संख्या कम हुई तो उसने अपनी नंद को इशारे से अपने पास बुलाया और पूछी, दीदी, आपके भैया कहाँ हैं। भैया। आपकी नंद को समझ में नहीं आया कि
वो सुमन की बातों का क्या जवाब दे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। निर्मला देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, चांदनी, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और नाश्ता करा दो। ठीक है माँ। यह कहती हुई वह उठ खड़ी बैठी और सुमन को लेकर उसके कमरे में आ गई। कमरे में आते ही सुमन ने फिर उसका वही सवाल था, दीदी आपके भैया कहाँ हैं? आपने बताया नहीं। चांदनी पहले तो घबरा गई, फिर खुद ही संभालते हुए बोली, भाभी मुझे लगता है कि काम से सुबह ही वह चले गए। काम से? लेकिन इतनी सुबह सुबह? अरे भैया भाई, नई बहू आई है तो रिसेप्शन भी तो करना होगा। अचानक उसकी सास कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है। अचानक अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुमन ने पलटते हुए उनकी तरफ आश्चर्य से देखा। तब तक उसकी सास निर्मला देवी उसके पास आ गई थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए कहा, हाँ भाई, अब इतनी सुंदर बहू लाई है तो एक पार्टी तो देनी ही पड़ेगी ना। आज शाम को तुम दोनों का रिसेप्शन है, उसी की तैयारी में अविनाश भी लग चुका है। कैटरिंग वालों के पास गया है, खाने की व्यवस्था देखने चलो अब तुम नाश्ता करके थोड़ी देर आराम करो, सुबह से उठी बैठी हो। जी माँ जी, लेकिन मैं अकेले, आप सब नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, तुम नाश्ता कर लो, तुम काफ़ी देर से बैठी हो। हम लोगों ने तो सुबह ही हल्का सा नाश्ता कर लिया था। चांदनी, अपनी भाभी को अच्छे से नाश्ता करा देना। ठीक है माँ। और यह कहकर उसके सास मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गई। सुमन चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। चांदनी कुछ देर तक उसके पास बैठी उसको देखती रही। अचानक सुमन ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप भी खा लो। नहीं भाभी, आप खा लीजिए, मैंने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था। अच्छा, अकेले नाश्ता कर लिया? अच्छा दीदी, एक बात बताओ, आपके भैया ने कुछ खाया था या नहीं? सुमन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। वाह क्या बात है, एक ही दिन में भैया की इतनी फिक्र होने लगी। लेकिन भाभी आप चिंता ना करो, हमने भैया को पेट भर भोजन करा दिया है। सुमन मुस्कुराकर रह गई। अच्छा भाभी, आज शाम की पार्टी में आप कौन सी साड़ी पहनोगी? चांदनी ने उत्साहपूर्वक सुमन से कहती है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, आप खुद ही पसंद कर लेना, आप जो साड़ी बोलोगी मैं वही पहन लूँगी। यह ठीक है। और फिर ऐसा कहते हुए चांदनी ने सुमन की अलमारी में से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर उसे सामने रख दी। देखिए भाभी, यह साड़ी कितनी सुंदर है। इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। ठीक है, जो आप पसंद की हैं वही मैं पहन लूँगी, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी पास आकर उसके गले लग गई और कहा, साड़ी उसके सिर पर वो साड़ी रखते हुए बोली, देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं, मैंने सच कहा था ना।